हैं, हर जिले में मौजूद हैं। कई जिला अधिकारियों को बीएसएस के लेटर्स भी मौजूद हैं। उसके बावजूद सिर्फ 3 टीचरों की मौत की बात कही जा रही है। क्या ये उनकी शहादत का अपमान नहीं है? देखिए, शिक्षकों की मौत पर सरकार ने कहा था कि 30 लाख रुपया ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकार के अफसरों की नीयत में बेईमानी आ गई है कि वो अपने कर्मचारियों की मरने पर उनके परिजनों का जो वाजिब हक है वो भी नहीं देना चाहते। अच्छा, सरकार ये बात अगर समझ जाए कि अफसर कर्मचारियों की नजर में सरकार को खलनायक बनाते जा रहे हैं। 1-2 अफसर नहीं, कर्मचारी तो लाखों की संख्या में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऑन द स्पॉट मरो तब मुआवजा है, यानी कि या तो मतदान वाले दिन मर गए होते या मतगणना वाले दिन। इसके बाद अगर आप बीमारी लेके आके घर में मर गए तो फिर इनके लिए कोई मुआवजा नहीं है। ये कितना असंवेदनशील बयान है। और देखिए, ये जो मंत्री का बयान आया है ये उस नजरिए को दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो गीता पर हाथ रखकर सच्चाई की कसम खाते हैं लेकिन बोलते झूठ है। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो इनको सरकार की बहुत बड़ी बड़ी कमियां दिखती है और तब ये कोई आलोचना करने का अवसर नहीं चूकते। लेकिन आज इनको जो महिलाएं विधवा हो गई हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके रोने की उनकी सिसकियां इनको नहीं सुनाई पड़ती। इनको आप देखो, सब बोलो ना, अगर बोल दोगे तो ये राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले। तो ये लोकतंत्र की नई परिभाषा और नई व्यवस्था चाहते हैं कि हमारे खिलाफ न बोलो क्योंकि हम ही सरकार हैं। ये इस तरह की बातों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है और जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है मौत को लेकर, अब आदमी को डेथ सर्टिफिकेट के लिए नाक रगड़नी पड़ रही है। मृत्यु कैसे हुई ये साबित करने के लिए परिजनों को, जिनके घर में अभी मातम चल रहा है, उनके साथ ये क्रूर मजाक है। लेकिन अब भाई सरकार ने मान लिया है कि इनके लिए मणिलाल पाटीदार, आपको याद है, हत्या करा के पैसा वसूलते थे, वो अफसर आज तक गिरफ्तार हुए। उन अफसरों का इन्होंने कुछ नहीं किया, बेईमानों भ्रष्टाचारियों का। शिक्षक मर गए, कर्मचारी मर गए। तमाम विभागों के अधिकारी चुनाव में एआरओ आरओ की ड्यूटी पे होते हैं। ये बताएं कि उनकी भी तो मौत हुई है, उनको क्यों नहीं मुआवजा दे रहे हैं? कोई एक विभाग खाली नहीं है। लेकिन इनको खाली ये कोसना है कि भाई कांग्रेस न बोले, आम आदमी पार्टी न बोले और समाजवादी पार्टी न बोले, अखिलेश यादव न बोले। ये बोलेंगे तो ये खाली अतीत बताएंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है सरकार की वो निभाना है। उसमें आप अगर नाकाम हो रहे हैं, लोगों को दवा इलाज नहीं मिल रहा है, तो फिर हमारे समाज में एक नई व्यवस्था चल रही है। एक नए तरह के गिद्ध आ गए हैं जिनको अपने घर की लाशें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इनसे बात करो तो इनको फिलिस्तीन और नाइजीरिया की लाशें दिखाई पड़ती हैं और वहां की बात करते हैं। ये नए किस्म के गिद्ध हैं। हाँ, क्योंकि उनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है और इनको अपने अवगुण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अपने सरकार की, अपने अफसरों की कमियां नहीं दिख रही हैं। तो भाई अब इसका पता कैसे चलेगा? अब ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है या जिसके साथ दुर्घटना हुई है, जिनके परिवार के लोग इलाज के अभाव मर गए, एम्बुलेंस के अभाव मर गए, बेड के अभाव मर गए, वो बोले ना, क्योंकि ये आलोचना मानी जाएगी व्यवस्था की। तो भाई आदमी क्या मुर्गा है कि एक एक का लाए के काटते रहो, बाकी सब दाना चुगते रहे? बोले ना, अपनी अपनी बारी की इंतजार करें। भाई इंसान में देखने, समझने और बोलने की क्षमता है। लेकिन हम तो एक बात कहेंगे कि हम लोग भारत और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, संवेदनशील लोग, परिवार नामक संस्था है। माँ बाप, भाई बहन, सब रिश्तों का बड़ा महत्व है। एक दुखी होता है तो सबको दर्द होता है, पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है।
सरकारें लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य के नाम पर आती हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो कैसे कठोर हो सकती है कि उन्हें अपने जनता के दुख दर्द से मतलब न रह जाए। चलिए खैर जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस हिम्मत के साथ आप इन मुद्दों को लेकर आते हैं, एक साहित्यकार ने लिखा है कि कभी तो नूर फैलेगा तेरे कागज से दुनिया में, और लिखे जा जब तलक तेरे कलम में रोशनाई है। वाह। तो आपने हिम्मत से अगर चीजें रखी हैं तो आज नहीं तो कल ये मौसम बदलेगा और इस अहंकार को जवाब मिलेगा। देखिए, जिनके घर में कमाने वाले लोग चले गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके आंसू पोंछने कोई जा नहीं रहा है, तो वो टीवी पे कैमरे पे क्या बोल पाएंगे? उनके दर्द की कोई था नहीं ले सकता। उनका जीवन तो रात दिन अंधेरा है। वो मुस्कुराए या बोले कैसे? न कमाने वाला रहा, जो घर का जो पालने वाला था, जो घर को दिशा दे सकता था, चला गया। माँ बाप बैठे हैं, बच्चे मर गए, चले गए, परिवार उजड़ गया, दुनिया उजड़ गई। जिनके जाने का वक्त था वो नहीं गए, जो नौजवान थे वो हमारे बिछड़ गए। लेकिन भाई सरकार के अफसरों की बाजीगरी चल रही है। पर मैं आपको और आपके सभी संवाददाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गांव तक पहली बार टीवी का कैमरा तो आपने पहुंचाया। आपने उस गरीब आदमी की, जो छप्पर के मकान में रहते हैं, जिनके घर की दीवार मिट्टी की है, पक्की नहीं है, उन लोगों की आवाज उनको टीवी पर लाए, उनका दर्द लोगों के सामने आया और उत्तर प्रदेश के लोग इसको देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद उनका कुछ भला हो जाए, शायद सरकार के अधिकारी उन गांवों में पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे और उनके लिए कुछ मदद करें। जी। हमारे आपके जीवन में तो बहुत सारी चीजें आती और जाती रहेंगी, लेकिन उनके पास तो उनके वही अपने लोग थे, वो भी चले गए, तो अब उनके जीवन में अंधेरे के अलावा कुछ बचे नहीं। भाई, ना उनके पक्का मकान है, न कार है, न बैंक बैलेंस है, न कोई मदद करने वाला है, कैसे जिएंगे? बहुत भावुक बात। बहरहाल जी, हमारे देश में जो मौसम चल रहा है, एक साहित्यकार ने लिखा है कि मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में, क्योंकि ये भयावहता, ये जो कोरोना के चलते मौत हुई है, ये वही दर्शाती है। बहरहाल सुनिएगा कि धुंधमय आकाश का मौसम है मेरे देश में और मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में, और आज कल इजलास का मौसम है मेरे देश में, और शेर सब चिड़ियाघरों में बंद या पिंजरों में कैद, यो नए बनवास का मौसम है मेरे देश में, और चुप रहो या कीर्ति गाओ, तुमको पूरी छूट है, अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि